हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो आज फिनिश होने वाला है और आपको लगता है कि इसमें और टॉपिक्स रह गए हैं, सर इनको भी करा दो, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। सेल्स वाला अगर आप पोर्सन बोलोगे तो पढ़ा दिया जाएगा, वैसे यूपी बोर्ड के सिलेबस में वो नहीं है, हटा दिया गया है। ईंधन सेल हो गई, जो भी आप चाहते हो पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो या तो न्यूमेरिकल बनेगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बनेगा। तो आपके पास टाइम कम है तो जो आपको बताया जा रहा है वैसे ही करते रहो। अगर आप चाहते हो तो पढ़ा दिया जाएगा, ये टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स पढ़ा दो सर, वो कमेंट कर देना, टॉपिक्स का नाम भी इंक्लूड कर देना कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बचे हुए टॉपिक्स जितने भी हैं, चाहे आपका तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सारे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कोलराउस का नियम सब कुछ आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और जिन बच्चों ने हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस जब डाउनलोड ना किया हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालकत्व किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी विद्युत अपघट्य है। अब आप बोलोगे सर ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो NaCl है, अगर हमने उसको जल में घोल दिया, किस में घोल दिया, जल में, तो ये जो विलयन बनेगा उसको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में NaCl का विलयन बन चुका है, अगर हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, अगर हम NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, जैसे NaCl का जलीय विलयन है, अगर हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहा जाता है। अब देखो कोई भी विलयन है उसमें विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, उसकी कोई ना कोई तो कैपेसिटी होगी उस विलयन की, तो उसी को हमने क्या नाम दिया, विद्युत अपघटनी चालकत्व। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से। एक चीज़ और आप सभी को याद रखने, नोट पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यह चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो भी चालक ले रखा है विद्युत अपघटनी चालकत्व, उसका जो प्रतिरोध होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, विद्युत अपघटनी चालकत्व, या फिर इसको चालकत्व भी कहा जाता है। तो C बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1/r। क्या लिख सकते हो, C = 1/r। तो स्टूडेंट आप सभी ने धात्विक चालक पढ़े होंगे, तो कुछ धात्विक चालकों की तरह विद्युत अपघटनी चालकों के लिए, विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी ने ओम का नियम पढ़ रखा है, तो वो हम यूज करते हैं धात्विक चालकों के लिए। अगर हम ओम के नियम को विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी यूज करें तो भी ये नियम लागू हो जाएगा। इसलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से आप सभी ने ओम का नियम क्या पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ा है V = I/R, यही तो पढ़ा है। अगर मैं यहां से R निकालूंगा तो R बराबर क्या निकल के आएगा, V/I। क्या निकल के आएगा, V/I। तो अब इस R के मान को आप यहां पर उठा के रख सकते हो, रख सकते हो, रख सकते हो। तो इस वाली वैल्यू यहां पर रख दो, इसलिए C = 1/R की जगह ये लगा दो V/I, V/I। तो आपका I ऊपर पहुंच जाएगा, तो C = I/V। ये हमारा निकल के आ गया स्टूडेंट सूत्र, जो कि विद्युत अपघटनी चालकत्व के लिए है। अब मैं आप सभी से कहूं कि आपको C की डेफिनेशन बतानी है तो बता सकते हो, बता सकते हो यार, बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे, यदि V = 1 वोल्ट हो तो, अगर हमने V का मान 1 वोल्ट कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, C = I। क्या लिखूंगा, C = I। आप यहां से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से बनाओगे, कुछ भी नहीं है। क्या बनाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो स्टूडेंट, C क्या है, विद्युत अपघटनी चालकत्व है, और I क्या है, जो हमने इसमें धारा प्रवाहित की है विद्युत अपघटनी में, वो है। C का मान I के इक्वल कब होगा, जब हम उस विलयन में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करें, यही तो होगा। अब डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डेफिनेशन और मात्रक मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मिटा दूंगा। नीचे मैंने अगला टॉपिक लिखा है,
आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा सभी ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखो जो चीज़ें हम धात्विक चालकों के लिए करते हैं, ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर भी विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी लागू होने वाला है, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं अब। डेफिनेशन बनानी यार, डेफिनेशन बनाना सीखो। क्या डेफिनेशन बनाना सीखोगे तभी आप सबको सीख पाओगे, ठीक है। क्या लिखोगे, किसी विद्युत अपघटनी, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। बताओ, इसमें रटना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। आपको मैंने जो बताया वो समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा था C बराबर I, अर्थात किसी विद्युत अपघटनी विलयन का, कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन है, उसका जो चालकत्व होगा वो उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है। C क्या है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व है और वो किसके इक्वल है, I के। उस विलयन में हमने जो धारा प्रवाहित की है उसके बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। जब हम इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे तो धारा उत्पन्न होगी, वो धारा C के इक्वल कहलाती है। वो धारा जो उत्पन्न हो रही है वो C के इक्वल कहलाएगी। तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकत्व है उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। तो ये वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसका यूनिट और जान लो, इसका मात्रक क्या होगा। देखो हमने आपको क्या बताया था, C बराबर मैंने आपको बताया था 1/R, मतलब R का जो मात्रक होगा उसका उल्टा C का मात्रक होगा। R का मात्रक आप सभी को पता है ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स लिख दो, या देखो OHM ओम होता है और इसका उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, MHO, जिसको कहते हैं मोह, या इसका मात्रक एक और होता है साइमन या साइमन, SI पद्धति में, ठीक है। तो आपको ये सारे मात्रक याद कर लेने हैं, ओम इनवर्स या मोह या साइमन, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। देखो एक चीज़ आप सभी ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आपको खुद भी 2 से लेकर 3 बार क्लियर करना होगा, मतलब खुद लिख कर देखना होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि सर हम जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो यार मैं भी कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ याद करूँगा आज, मैं कल उसको भूल जाऊँगा। ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। लेकिन जब आप कोई भी काम बार बार करते हो तो क्या होता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम फीड हो जाती हैं। आप सभी को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। देखो आपके सामने मैंने 5-10 लड़के या लड़कियाँ खड़ी कर दी है, ठीक है, और आपने उनसे पहले कभी परिचित नहीं हो, आपको मैंने उन सभी के नाम बता दिए। एक चीज़ बताओ, क्या आप एक बार में उन सभी के नाम याद कर लोगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे 5 से 10 दिन तक उनको लगातार मिलाऊं तो आप सभी को सभी के नाम याद हो जाएंगे, होता है ना। तो यही यार स्टडी के साथ होता है। तो एक दिन में कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो और एक दिन वो आएगा कि आप उसे आसानी से कर पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में। देखो स्टूडेंट, आप सभी ने इसको भी पढ़ा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, जो व्युत्क्रम है, उसी को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। ये आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट वहां पर हमने कोई भी सिंबल इसका नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, कप्पा। कप्पा का मतलब क्या है, जो के है ना, के कुछ इस प्रकार से बनाते हो। यहाँ पर क्या करना आपको, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रोटेशन देना है, कुछ इस प्रकार से, इसको कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं इसको, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और कप्पा बराबर सीधा सीधा सूत्र क्या बन जाएगा, 1/ρ। क्या बन जाएगा, कप्पा बराबर 1/ρ।
अब देखो विद्युत अपघट्यों के विलयन की जो स्थिति है, विलयन की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए डाला गया जो प्रतिरोध है, अगर हम इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो विलयन बना है जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, उस विलयन में क्या उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा स्टूडेंट, वो किस किस पर डिपेंड करेगा। पहला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अगर मैं कहूँ हमने किसी पात्र में ये 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, ठीक है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है L, तो जो R है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कम है तो R का मान भी कम होगा, और डिस्टेंस को अगर हमने बढ़ा दिया तो R का मान भी बढ़ जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है, विलयन के द्वारा लगाए गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जो विलयन हमने उसमें ले रखा है इलेक्ट्रोड जिसमें डूबे हुए हैं, वो विलयन क्या करेगा, धारा के मार्ग को रोकने का प्रयास करेगा, धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेगा। उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। जब धारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएगी तो विलयन से होकर गुजरेगी, तो वो विलयन क्या करता है, उस धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसे रोकने का प्रयास करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, R प्रोपोर्शनल L, मतलब जो दूरी है इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी जो कंडीशन है, इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अब देखो ये मान लो ये कोई इलेक्ट्रोड है तो इसका कोई एरिया होगा, इसका कोई क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है या कम है तो R का मान उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोड हमने ले रखे हैं अगर उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो R का जो मान है वो कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल अगर कम है तो R का मान बढ़ जाएगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। तो A का मान अगर आप बढ़ाओगे तो R का मान कम होगा। अगर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं, ठीक है, 2 इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो R प्रोपोर्शनल L/A आएगा, और जब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, रो। क्या आता है, रो, जो कि एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मिटा दें इसको, चलो ऊपर से मिटाते हैं पहले। और वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दो यार, हमें मोटिवेट किया करो। और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको इसी के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लो, सिलेबस खत्म होने दो, उसके बाद आप जो बोलोगे ना वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ाने दो, फिर आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। दिसंबर से नवंबर तक हमारे अकॉर्डिंग पढ़ लो, और दिसंबर जैसे है फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़वा लेना, ठीक है। तो करो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L/A, यही तो हो जाएगा। अगर आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यही तो निकल के आएगा, और इसको हटाओगे तो या R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, यही तो सूत्र बनेगा, जहाँ रो एक नियतांक है। क्या है, रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैसे पदार्थ का गुण होता है। अब चालक की बात करें तो देखो लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन ये अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं। पदार्थ का गुण होता है, सभी पदार्थों के लिए इसका मान डिफरेंट होगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर रो का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, या रो इज इक्वल टू, आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर। देखो R बराबर आप सभी ने क्या पढ़ा है, बट C इज इक्वल टू 1/R पढ़ा है सभी ने। वैसे अभी विद्युत अपघटनी चाल का तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था। तो आप क्या करोगे, R की जगह, या R बराबर क्या हो गया 1/C, तो मैं यहाँ पर R हटा के 1/C लिख सकता हूँ, इसलिए 1/C इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको रो का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल मार दोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो समझने का प्रयास करना। A यहाँ पर आ गया, रो इंटू L इंटू C, या रो इज इक्वल टू A/LC, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा।
A/L इंटू सी या C इंटू L, कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ये आपका रो का मान निकल के आया है। अगर आप इस रो के मान को उठाकर यहाँ पर रखो, रो की जगह मैं क्या कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख दूंगा। रख रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, इसलिए कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, तो 1/A और ये L इंटू सी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, C इंटू L। ये आपका सूत्र बन गया किसके लिए, विशिष्ट चालकता के लिए, विशिष्ट चालकत्व के लिए। कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। फिजिक्स ही यूज कर रहा हूँ, ये मतलब आपको फिजिक्स ही पढ़ा है सारा आज तो। केमिस्ट्री में फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में कभी कभी आप देखते हो क्या क्या चलता है, मैथ चलता है, तो सेम यहाँ पर आज मैं आपको केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स फिजिक्स के ही हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हैं। यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होगा, और आपसे कहूं कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन बनानी है कप्पा की, मतलब विशिष्ट चालकता की, तो आप बना पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाओगे वो हम आपको बताते हैं। यदि L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एवं A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अगर हमने जो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, अगर उनकी लंबाई कह दें या उनके बीच की दूरी कह दें, वो कितने 1 सेंटीमीटर और उनका क्षेत्रफल कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। तो जो उसकी विशिष्ट चालकता है वो चालकत्व के इक्वल कहलाएगी, या विद्युत अपघटनी जो चालकत्व है वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। तो डेफिनेशन आप आसानी से बना सकते हो। 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के समझ में आ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के चालकत्व को, विलयन के चालकत्व को उसकी विशिष्ट चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपको यहां पर रटना पड़ेगा क्या, आपको रटना नहीं यार, समझना है। ठीक है, समझ गए तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। विशिष्ट चालकता या चालकता कुछ भी कह सकते हो, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, या जैसे चाहते हो वैसे बना सकते हो। तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी विशिष्ट चालकता की। और मैं आपसे कहूँ कि इसका आपको यूनिट बताना है तो आप यूनिट भी आसानी से बता सकते हो। आप एक चीज़ बताओ, रो का मात्रक आप सभी ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो उसका इन्वर्स कर दो, तो ओम इन्वर्स, सेम इन्वर्स। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। या तो आप ऐसे, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओम सेमी, इसके ऊपर होल -1 लगा दो। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, जैसे चाहते हो वैसे दिखा सकते हो। तो ये स्टूडेंट हमारा विशिष्ट चालकता वाला पोर्शन भी हो गया समाप्त। अब मैं आपको 3 डेफिनेशंस और बताने वाला हूँ, मूल तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और कोलराउस का नियम। उसी के साथ मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले जो टॉपिक्स हैं मैं लिखकर समझाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप उसको पूरा नहीं देखोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, अब हम बात करने वाले हैं तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और कोलराउस के नियम के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना। देखो ये दोनों डेफिनेशंस तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर करना है। अब समझ लो पहले क्या है। देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य। अब 2 इलेक्ट्रोड आप दिखा सकते हो किसी भी विलयन में भरे हुए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेमी स्क्वायर है। कितना है, 1 सेमी स्क्वायर है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल स्पेस में हैं। तो किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन। अब आप सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाई देगा, यहाँ पर क्या भरा होता है, विलयन। बस समझने का प्रयास करो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन विलयन। विलयन में हमने क्या किया है, 1 ग्राम तुल्यांक को
विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया है। कोई भी विद्युत अपघट्य यहाँ पर ले सकते हो आप, NaCl ले सकते हो, कोई भी विद्युत अपघट्य, एल्यूमिनियम सल्फेट ले सकते हो। तो जो विद्युत अपघट्य आपको लेना है वो हमने यहाँ पर घोल रखा है। सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, नमक की बात करूँ, तो नमक का हमने 1 ग्राम तुल्यांक। अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, सर 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट देखो, ग्राम आप सभी ने नाम सुना होगा, बट ग्राम तुल्यांक की बात करूं तो जो उसका भार है, जो भी उसका भार दे रखा है आपको, उसमें आप क्या करोगे, उसके तुल्यांक भार से डिवाइड कर दोगे। तुल्यांक भार के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जो अणुभार होता है उससे हटकर होता है आपका तुल्यांक भार, और आप सभी ने 9th या 10th में इसको जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का तुल्यांक भार स्टूडेंट, जितना इसका अणुभार होता है 58.5, इतना ही इसका तुल्यांक भार भी होता है। ठीक है, तो इसका तुल्यांक भार आप कितना यूज करोगे, 58.5। तो यहां पर आपको कितने ग्राम इसको लेना है, 58.5 ग्राम। तो काटोगे तो 1 ग्राम तुल्यांक हमारे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 58.5 ग्राम NaCl को इसमें घोलना होगा। कितना, 58.5 ग्राम NaCl को इसमें घोलना होगा, तब जाकर NaCl का 1 ग्राम तुल्यांक बनेगा। घोल दिया 1 ग्राम तुल्यांक को, तो इस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी, जो विलयन की कंडक्टिविटी होगी, उस विद्युत अपघट्य की क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। और इसे हम लैम्डा EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगा। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो क्या है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो समझ में आ गया। अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले 2 समानांतर इलेक्ट्रोड हैं, और इन इलेक्ट्रोडों, ये इलेक्ट्रोड किसी ना किसी सॉल्यूशन में डूबे हुए होंगे, तो उस विलयन में हमने किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया, तो इस विलयन की जो चालकता होगी उससे हम उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता कहते हैं। लैम्डा EQ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपको एक सूत्र याद रखना है, मैं आपको यहां पर एक सूत्र लिख के देता हूं। देखो लैम्डा EQ जो है, ये स्टूडेंट विशिष्ट चालकता या चालकता से निकल के आया, तो यहां पर आपका कप्पा तो आएगा, और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो विलयन बना है वो हमने VEQ दिखाओगे, इक्विवेलेंट, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के आयतन में, 1 सेंटीमीटर हमने कोई विलयन ले रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, उसमें हमने विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोला है, 1 ग्राम तुल्यांक घोला है, तो वो हमारा VQ हो गया। तो आपका एक तो सूत्र ये बन जाता है। ठीक है, लैम्डा EQ। जो डेफिनेशन है पूरी की पूरी इसी को मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा अंतर किया है। जहां पर आपने तुल्यांक देखा है ना, बस वहां पर मोल कर दो तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी, मोलर चालकता बन जाएगी। कोई चेंज मैंने नहीं किया। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर, स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल, दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, याद रखना दोनों में अंतर है। अगर मैं 1 ग्राम मोल की बात कर रहा हूं, अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl देखो NaCl के तो लिए जो 1 ग्राम तुल्यांक है ना वो सेम ही निकल के आएगा, चाहे 1 ग्राम मोल निकालो या 1 ग्राम तुल्यांक निकालो। क्यों? क्योंकि इसका अणुभार और तुल्यांक भार होता है समान। अगर मैं आपसे कहूं H2SO4 की बात करूं, मैं किसकी बात करता हूं, H2SO4 की, तो इसका अणुभार तो 98 होता है बस, बट इसका तुल्यांक भार 49 होता है। कितना होता है, 49। तो अगर हम H2SO4 यहाँ पर यूज करते, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो स्टूडेंट हमें 1 ग्राम तुल्यांक बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता? तो देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने जो भार ले रखा है स्टूडेंट, उसको 49 ग्राम लेना पड़ता, और फिर हम इसको डिवाइड कर देते तो हमारा क्या निकल के आया था, 1 ग्राम तुल्यांक। बट अगर मैं मोल की बात करूं, अगर मुझे H2SO4 का ग्राम मोल निकालना है या मोल में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप मुझे 98 ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अणुभार है वो 98 होता है। काटोगे तब जाकर 1 ग्राम मोल या मोल बनेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये हमने 1 ग्राम तुल्यांक निकाला, 49 ग्राम लिया तो हमारा ग्राम तुल्यांक निकलेगा। बट जब आप ग्राम मोल निकालोगे तो आपको 98 ग्राम लेना पड़ेगा, तब जाके 1 ग्राम मोल निकलेगा। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अणुभार क्या होता है, तुल्यांक भार क्या होता है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे समझ में आ पाएंगे। ठीक है, विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की जो कंडक्टिविटी है, विलयन की जो चालकता है, वो विद्युत अपघट्य की तुल्यांक मोलर चालकता कहलाती है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस आपको ग्राम तुल्यांक की जगह ग्राम मोल कर देना है, और आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा सूत्र में भी चेंज होने वाला है, जो हमने सूत्र ऊपर लिखा है उसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है।
अब क्या होगा ये जान लो, इसको हम लैम्डा एम से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी से भी दिखा सकते हो। एम का मतलब मोलर होता है और म्यू का मतलब भी सेम ही है, मोलर चालकता से ही है, ठीक है। तो लैम्डा एम, सूत्र बना रहा हूँ, लैम्डा एम इज इक्वल टू, कप्पा तो सेम रहेगा, इनटू वहाँ पर आपने वी की ई क्यू दिखाया है, बट यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घुला है, तो यहाँ पर आप वी ही दिखाओगे। सेम बना, वी ई क्यू की जगह मैंने यहाँ पर वी ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इसका 1 ग्राम मोल घुला हुआ है, वहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ था, इसलिए मैंने वी ई क्यू दिखाया है। आगे आप इसी को प्रोसेस करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा इनटू यहाँ पर आप करोगे 1000 बटे एम। तो समझना है आपको, रटना नहीं है, केवल समझने का प्रयास करो, सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्लियर हो गया मोलर चालकता, ठीक है। अब बात करते हैं कोलराउस का नियम। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो इसका मतलब क्या है, मोलर चालकता, तो लैम्डा एम, और कब है, अनंत तनुता पर, तो इन्फिनिटिव इज इक्वल टू एन प्लस लैम्डा। अब देखो प्लस माइनस, उसने धनायन और ऋणायन दोनों की बात की है, तो मैं धनायन की बात करूंगा फिर ऋणायन की, तो लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस एन माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव। तो ये आपका हो गया कोलराउस का नियम। क्या है, कोई भी विद्युत अपघट्य में NaCl की बात कर सकता हूं, तो NaCl के लिए स्टूडेंट Na प्लस कितना हो जाएगा, मतलब N प्लस कितना हो जाएगा, छोटा n प्लस कितना है, Na प्लस Cl माइनस होता है, तो +1 होगा, और अगर n माइनस की बात करूँ तो ये भी 1 होगा, तो दोनों कितने आते हैं, 1 1 निकल के आते हैं। तो कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हो। तो किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले, अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो ये किस किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, नहीं टूटेगा, दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, का योग होता है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।